मैं साधन सर आप सभी को एरोमेटिक क्लासेज में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैंने आप लोगों को इससे पिछले वीडियो में प्रीपोजिशंस के बारे में बताया था। आज मैं फिर से आप लोगों को प्रीपोजिशंस के बारे में बताने जा रहा हूं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में बेहतर आएगा। अगर आपको हमसे समझने के लिए मिलता है या कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब किए बिना आप लोग बैक नहीं करें वीडियो को, क्योंकि आप लोग जितना शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं दुगुने जोश के साथ आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो आप लोग बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को बैक ना करें। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ प्रीपोजिशन वर्ड्स, क्योंकि प्रीपोजिशन वर्ड बहुत ज़्यादा होता है। प्रीपोजिशन ही एक ऐसा सेक्शन है जो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, और जितना आपका वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आप इंग्लिश सीख सकते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, बातचीत में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इसे ध्यानपूर्वक सुने और समझने की कोशिश करें। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको बेहतर समझ में आए, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए। तो आप लोग इसे शुरू से अंत तक देखें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं आप लोगों को उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो आज का प्रीपोजिशन वर्ड है फीड ऑन। तो फीड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा? तो ऑन प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। तो फीड ऑन का मीनिंग क्या निकलता है? निर्वाह करना। फीड ऑन का मीनिंग क्या निकलता है? निर्वाह करना, यानी कि जीवन यापन करना। फीड ऑन का मीनिंग क्या होता है? निर्वाह करना, यानी कि जीवन यापन करना। आप किस पर जीवन यापन कर रहे हैं, आप कैसे जी रहे हैं। तो एग्जाम्पल है काउज फीड ऑन ग्रास। काउज फीड ऑन ग्रास, यानी कि गाय घास पर जीवन निर्वाह करता है, यानी कि अपना जीवन जीता है। यानी कि गाय जो है अपना जीवन, यानी कि जीने का जो तरीका है वह किस पर निर्भर करती है? घास पर। यानी कि वह अपना जीवन घास पर निर्भर करती है, यानी कि घास खाती है और जीती है। तो निर्वाह करना कहने का मतलब क्या है कि वह किस पर जीवित है या वह क्या खाकर जीती है। तो काउज फीड ऑन ग्रास, यानी कि गाय जो है, गायें जो है वह घास पर क्या है? निर्वाह करती है, मतलब घास को खाती है और जीती है। सेकेंड एग्जाम्पल है द चाइल्ड फीड्स ऑन मिल्क। बच्चे, यानी कि बच्चा जो है वह दूध पर निर्वाह करता है। यानी कि जो बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, वह उसके लिए जीने के लिए क्या है, क्या उसका आहार होता है? तो माँ का दूध होता है। तो बच्चा का जो जीवन निर्वाह हो रहा है, न्यू बॉर्न बेबी का, वह किस पर है? तो दूध पर है। तो इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे यूज करके बोलेंगे? द चाइल्ड फीड्स ऑन मिल्क, यानी कि बच्चा दूध पर निर्वाह करता है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है फॉन्ड ऑफ। नेक्स्ट है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? तो ऑफ यूज किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग आप लोग क्या निकालेंगे? शौकीन। यानी कि शौकीन, क्या आपका शौकीन है, आप क्या क्या चीज़ में आप शौकीन रखते हैं, तो हम लोग वहाँ पर क्या यूज करेंगे? फाउंड ऑफ यूज करेंगे। याद रखेंगे फाउंड ऑफ का मीनिंग क्या होता है? शौकीन होता है। और फाउंड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? तो ऑफ यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे फाउंड के साथ कौन सा यूज होता है? तो ऑफ प्रीपोजिशन यूज होता है। याद रखेंगे फाउंड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन यूज किया जाता है।
एग्जाम्पल है आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यानी कि मैं संगीत का शौकीन हूँ। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा संगीत सुनते हैं, यानी कि शौक़ है कि हम संगीत, हमको सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। तो वहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, फॉन्ड ऑफ यूज कर सकते हैं। जैसे कहेंगे कि आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यानी कि मुझे संगीत का शौक, यानी कि मैं जो हूँ संगीत का शौकीन हूँ। क्लियर है। नेक्स्ट है द चिल्ड्रेन आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, यानी कि बच्चे मिठाइयों का क्या है, मिठाइयों की क्या है, शौकीन है। यानी कि बच्चा को मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है और आपको हमसे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, वीडियो को बैक नहीं करें। तो फॉन्ड ऑफ का मीनिंग क्या होता है, शौकीन होता है। याद रखेंगे, फॉन्ड ऑफ का मीनिंग क्या होता है, शौकीन होता है। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम। तो फ्री के साथ कौन से प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, तो फ्रॉम यूज किया जाता है। फ्री के साथ कौन से प्रीपोजिशन यूज करेंगे आप लोग, फ्रॉम यूज करेंगे। याद रखेंगे, फ्री के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग आप लोग क्या निकालेंगे, मुक्त। जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, मुक्त। एग्जाम्पल है नो बडी इज फ्री फ्रॉम वरीज। नो बडी इज फ्री फ्रॉम वरीज। नो बडी मतलब कोई व्यक्ति नहीं, फ्री फ्रॉम मतलब मुक्त, और वरीज मतलब चिंताएं। वरी मतलब चिंता होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंशन। तो कोई भी व्यक्ति चिंता से मुक्त नहीं है। अगर आपको बोलना होगा कि कोई भी व्यक्ति चिंता से मुक्त नहीं है, तो उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नो बडी इज़ फ्री फ्रॉम वरीज। नो बडी इज़ फ्री फ्रॉम वरीज। क्लियर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम नॉट फ्री फ्रॉम रेस्पॉन्सिबल्स, यानी कि आई एम नॉट फ्री फ्रॉम रेस्पॉन्सिबल्स, यानी कि मैं जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हूँ। यानी कि मेरे पास जिम्मेदारी है, यानी कि हम जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हूँ। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे, आई एम नॉट फ्री फ्रॉम रेस्पॉन्सिबल्स, यानी कि मैं जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हूँ। ऐसे ऐसे बहुत सारा सेंटेंस है जो आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, और यूज करेंगे तभी आपको बेहतर समझ में आएगी और कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैं आप लोगों को एक माध्यम हूँ जो आपको बता रहा हूँ, बस उस रास्ते पर चलना तो आप ही को है। सेकेंड है ग्लैड एट। तो ग्लैड के साथ एट प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, प्रसन्न होना। ग्लैड एट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, प्रसन्न होना, यानी कि खुश होना। तो ग्लैड के साथ एट प्रीपोजिशन लगता है, तो इसका हिंदी मीनिंग हमेशा आप लोग क्या निकालेंगे, प्रसन्न होना निकालेंगे। क्लियर है। एग्जाम्पल है आई एम ग्लैड एट योर अराइवल। आई एम ग्लैड एट योर अराइवल। अराइवल मतलब आगमन, कि आपके यहाँ अगर कोई आते हैं तो आने की सूचना मिलते ही या आ गए होंगे तो आपको बहुत खुशी मिलती है, यानी कि आप उसका इंतज़ार करते रहते हैं और पहुँच जाते हैं तो बहुत खुश महसूस करते हैं। तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ग्लैड एट यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लिखे हुए हैं आई एम ग्लैड एट योर अराइवल, यानी कि मैं आपके आगमन से प्रसन्न हूँ, यानी कि मैं आपके आने से क्या हूँ, प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है आई एम नॉट ग्लैड एट यू, यानी कि मैं आपसे प्रसन्न नहीं हूँ। अगर आपको बोलना होगा कि मैं आपसे प्रसन्न नहीं हूँ, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे बोलना होगा, आई एम नॉट ग्लैड एट यू, यानी कि मैं आपसे प्रसन्न नहीं हूँ। क्लियर है। नेक्स्ट है गुड एट। आप गुड के साथ अगर एट लगता है तो इसका हिंदी मीनिंग आप लोग क्या निकालेंगे, योग्य। योग्य, गुड एट का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, योग्य। यानी कि गुड अगर अलग करके देखते हैं तो गुड का मीनिंग क्या जानते हैं हम लोग, जानते हैं अच्छा, एट मतलब में पर, अच्छा में पर, जो बहुत ही अलग हो जाता है। तो गुड एट का मीनिंग क्या होता है आप लोग याद रखेंगे, गुड एट का मीनिंग क्या निकालेंगे, योग्य, यानी कि आप उसके लायक हैं। यानी कि गुड एट मतलब योग्य यानी कि लायक। एग्जाम्पल है ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, यानी कि कोई व्यक्ति है जो मैथमेटिक्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो यानी कि मैथमेटिक्स पढ़ाने के वह योग्य है, यानी कि मैथमेटिक्स के लिए वह योग्य है। यानी कि उनको मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जिम्मेदारी दे सकते हैं
क्योंकि वह क्या है, मैथमेटिक्स के बारे में अच्छी तरह से उनको क्या है, नॉलेज है, जानकार हैं। तो वहाँ पर क्या यूज करेंगे, गुड एट यूज करेंगे, यानी कि वह क्या है, गुड एट, यानी कि मैथमेटिक्स में वे क्या है, योग्य है, यानी कि गुड एट है। एग्जाम्पल के तौर पर है, ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, यानी कि वह क्या है, मैथमेटिक्स में यानी कि गणित में क्या है, योग्य है। वह क्या कर सकते हैं, अच्छे ढंग से मैथ्स को क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पर क्या करेंगे, योग्य के लिए क्या यूज करेंगे, गुड एट। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, गुड एट। गुड एट का मीनिंग क्या, योग्य यानी कि लायक। सेकेंड एग्जाम्पल है, राम इज़ गुड एट इंग्लिश, यानी कि राम जो है वह इंग्लिश के लिए योग्य है, यानी कि वह इंग्लिश अच्छे से जानता है, वह क्या कर सकता है, इंग्लिश अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो याद रखेंगे, योग्य के लिए, लायक के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, गुड एट यूज कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है ग्रेटफुल टू। अब ग्रेटफुल टू मतलब कृतज्ञ। कृतज्ञ किसको कहते हैं कि आपके लिए कोई व्यक्ति कुछ करता है या हेल्प करता है तो आप वहाँ पर उनके लिए क्या कहलाएंगे, कृतज्ञ, कि मैं आपका कृतज्ञ हूँ, मतलब कि आपको वह क्या किए, हेल्प किए हैं, तो आप उनको क्या बोल रहे हैं कि मैं आपका कृतज्ञ हूँ, कि आभारी हूँ कि आपने मुझे हेल्प किया। तो वहाँ पर हम लोग ग्रेटफुल टू यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस। दिस काइंडनेस मतलब कि इस दया के लिए, यानी कि दयापन के लिए। तो आई शैल बी ग्रेटफुल यानी कि मैं आप आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, यानी कि मैं आपका कृतज्ञ रहूँगा फॉर दिस काइंडनेस, यानी कि इस दयापन के लिए, यानी कि मैं इस दयापन के लिए आपका कृतज्ञ रहूँगा। अगर आपको लगता है कि दिस काइंडनेस यानी कि इस दयापन के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस, यानी कि मैं आपके इस दयापन के लिए कृतज्ञ रहूँगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी। सेकेंड एग्जाम्पल, आई शैल बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू। आई शैल बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू फॉर मर्सी। मर्सी मतलब दया के लिए। तो मैं हमेशा दया के लिए आपका कृतज्ञ रहूँगा, मतलब आभारी रहूँगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। याद रखेंगे, ग्रेटफुल टू का मीनिंग क्या होता है, कृतज्ञ। यानी कृतज्ञ किसे कहते हैं कि अगर आपको कोई हेल्प करते हैं तो आप उनके लिए क्या कहेंगे कि मैं आपका कृतज्ञ हूँ, कि आभार हूँ जो आपने हमें मदद की। सेकेंड है ग्रीव एट। तो ग्रीव के साथ क्या लगता है, एट लगता है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकालेंगे आप लोग, दुखी होना। एग्जाम्पल है, ही वॉज ग्रीव्ड एट दिस फेल्यूर। ही वॉज ग्रीव्ड एट हिज फेल्यूर। यहाँ पर हिज है, दिस मिस्टेक से बुला गया है, तो याद रखेंगे ही वॉज ग्रीव्ड एट हिज फेल्यूर, यानी कि वह अपने असफलता से दुखी था। अगर आप असफल हो जा रहे हैं, अगर कोई असफल हो जा रहा है और दुखी है, तो वहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं, ही वॉज ग्रीव्ड एट हिज फेल्यूर, यानी कि वह अपने असफलता से दुखी था। सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम ग्रीव्ड एट माई फेल्यूर। मैं अपने सफलता से दुखी हूँ, यानी कि आप असफल हो जाते हैं तो आप उस समय क्या होते हैं, दुखी रहते हैं। तो उस समय आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आई एम ग्रीव्ड एट माई फेल्यूर, मैं अपने असफलता से दुखी हूँ। क्लियर है। नेक्स्ट है ऑनेस्ट इन। ऑनेस्ट के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। तो ऑनेस्ट इन का मतलब क्या होता है, ईमानदार होता है। एग्जाम्पल है, ही इज़ ऑनेस्ट इन डीलिंग। ही इज़ ऑनेस्ट इन डीलिंग, यानी कि वह व्यापार में क्या ईमानदार है, यानी कि वह ईमानदारी पूर्वक क्या करता है, व्यापार करता है। तो अगर आप जिस सेक्टर में है उसमें आप ईमानदारी बरत रहे हैं तो वहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑनेस्ट इन यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज़ ऑनेस्ट इन सर्विस, यानी कि वह क्या है, सर्विस में ईमानदार है, यानी कि ईमानदारी पूर्वक वो अपना क्या करते हैं, जॉब कर रहे हैं। तो ऑनेस्ट इन का मतलब क्या होता है, ईमानदार होता है। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा क्लास आप लोगों को बढ़िया लग रहा होगा। अगर आपको लगता है हमसे इसको सीखने के लिए मिल रहा है तो प्लीज़ आप लोग से बस एक ही चीज़ चाहते हैं कि शेयर करें, सब्सक्राइब किए बिना वीडियो बैक नहीं करें।
नेक्स्ट है सुपीरियर टू। अब आता है सुपीरियर के साथ कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे हम लोग? टू। हमेशा याद रखेंगे सुपीरियर के साथ, जूनियर के साथ, इन्फीरियर के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यानी कि सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर, इन तीनों वर्ड के साथ हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं? टू यूज करते हैं। यानी टू यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंपैरेटिव डिग्री को देखते हुए कि कंपैरेटिव डिग्री है तो लोग क्या कर देते हैं? दैन का प्रयोग करते हैं, लेकिन गलत है दैन का प्रयोग। आप लोग हमेशा क्या करेंगे? सुपीरियर के साथ टू का प्रयोग करेंगे। याद रखेंगे सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर, इन तीनों वर्ड के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो सुपीरियर टू का मीनिंग क्या होता है? बढ़िया। एग्जाम्पल है ही इज सुपीरियर टू मी, यानी कि वह मुझसे बढ़िया है। सेकेंड एग्जाम्पल, यू आर सुपीरियर टू मी, यानी तुम मुझसे बढ़िया हो। क्लियर है? नेक्स्ट है इन्फेरियर टू। इन्फेरियर टू का मतलब क्या होता है? घटिया, मतलब कि अच्छा चीज़ नहीं है, बहुत ख़राब चीज़ है। एग्जाम्पल, ही इज़ इन्फीरियर टू यू, यानी कि वह क्या है? तुमसे घटिया है। मतलब कि सोच में हो या कोई भी चीज़ में हो, वह घटिया यूज करना होगा उस समय, तो आप क्या यूज कर सकते हैं? ही इज़ इन्फीरियर टू, यानी कि वह क्या है? तुमसे क्या है? घटिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। सेकेंड एग्जाम्पल का हिंदी निकालिए आप लोग। तो सेकेंड सेंटेंस का है दिस प्रोडक्ट इज इन्फेरियर है। यहाँ पर एफ ई यूज करेंगे आप लोग। यहाँ पर इंटीरियर लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। दिस प्रोडक्ट इज इन्फेरियर होगा, यहाँ पर इंटीरियर लिखा गया है, इन्फेरियर है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर इंटीरियर के जगह पर इन्फेरियर आप यूज़ करेंगे। तो इन्फेरियर टू दैट प्रोडक्ट, यानी कि दिस प्रोडक्ट इज़ इन्फेरियर टू दैट प्रोडक्ट, यानी कि इस उत्पाद का, यह उत्पाद जो है उस उत्पाद से क्या है? घटिया है। मतलब यह जो वस्तु है उस वस्तु से क्या है? घटिया है। तो आप वहाँ पर इन्फेरियर टू यूज़ करेंगे। यहाँ पर इन्फेरियर के जगह पर इंटीरियर लिखा गया, यानी टी के जगह पर एफ आप लोग क्या करेंगे? लिखेंगे, यानी कि इन्फेरियर टू यूज करेंगे। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।